नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को देखने वाले हैं। तो दूसरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे उसका हम लोग रिवीजन कर लेते थे। पिछले वीडियो में हम लोग सिलेबस 10th क्लास के सिलेबस, बिहार बोर्ड के 10th क्लास के सिलेबस के साथ साथ हम लोग प्रकाश के परावर्तन फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, और उसके बाद किरण पुंज को पढ़े थे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, उन तीनों प्रकार को देखे थे। तीनों प्रकार को देखने के बाद उसके डायग्राम को भी हम लोग कंटिन्यू किए थे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़े थे पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। मतलब वैसा पदार्थ जिसे अगर प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चले जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी मतलब जो कुछ पार्ट रे को जाने दे और कुछ पार्ट को नहीं जाने दे, वही होगी पारभासी। जैसे में हम लोग पढ़े थे, कोई उजला पेपर है, यदि हम उस पर तेल लगा देते, केरोसिन तेल लगा देते हैं, तो वो पारभासी पदार्थ हो जाता है। अपारदर्शी पदार्थ ना ऐसा पदार्थ जो अपने से प्रकाश को जाने नहीं दे, ठीक है, वो क्या हो गया था, अपारभासी पदार्थ। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो क्लास 10th फिजिक्स और लेक्चर नंबर ये 2 है, और आज के हम लोग टॉपिक, आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। वैसे तो ये चैप्टर का नाम ही था प्रकाश का परावर्तन, लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले जो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं बीच बीच में, उनको बेसिक टर्म्स को देखा जाता है। तो उसी चीज़ों को हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, और आज हम लोग उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ना इस सारी क्रियाओं को समझेंगे, अच्छे से विश्लेषण करेंगे, और किरण आरेख को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग मेरी हैंडराइटिंग पे नहीं जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो हम बोल रहे हैं उसको सुनते हुए लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सर ये क्या लिखे, अभी तक कुछ बातें समझ में नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो हम लोग ना इसको अच्छे से देखने वाले हैं। आप क्या करते हो ना कि गेंद से खेलते हो, बॉल से खेलते हो, और जब हम लोग देखते हैं कि दीवार पे बॉल को फेंकते हैं, ठीक है ना, दीवार पे बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल दीवार पे बाउंस करने के बाद पुनः क्या आ जाती है, अपने पास आ जाती है। तो इससे ना हम लोग प्रकाश के परावर्तन को रिलेट करते हैं। आप गेंद को दीवार पे फेंके, टकराई गेंद, और वो गेंद पुनः क्या हो गई, आपके पास आ गई। लेकिन गेंद में होता क्या है, गेंद जिस रास्ते से जाती है टकरा के वो दूसरे रास्ते से आती है, लेकिन आती है अपने ही पास, ठीक है ना। तो उसी प्रकार रे होता है। तो रे को एग्जांपल लेकर के हम लोग सोचते हैं कि मान लीजिए रात का समय है, आप लोग के घर में, सभी के घर में मिरर होगा, ऐनक होगा।
तो क्या कीजिएगा, ऐनक के सामने जाकर के टॉर्च जलाइएगा, अंधेरा रहेगा रात में, ये प्रैक्टिकल कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐनक के सामने में जाकर के क्या कीजिएगा, टॉर्च को जलाइएगा। तो जब आप ऐनक के सामने टॉर्च को जलाइएगा तो ऐनक से रोशनी निकलेगी, मतलब इस तरीके से होएगी। मान लीजिए ये मिरर है और आप ना टॉर्च यहाँ से आपने जलाया, ठीक है, ये आपका क्या है, टॉर्च है, ठीक। आपने जो टॉर्च जलाया तो रे यहाँ से ऐसे करके निकलेगी। तो आप देखिएगा कि ऐनक से टकराने के बाद रे क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में आएगी, मतलब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उसी माध्यम में आएगी, परंतु दूसरे रास्ते से देखिएगा कि रे ऐसे कर गई और दूसरे रास्ते से आपको जाते हुए दिखेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ जाएगी कि मतलब रे को हम भेजे, मिरर पे भेजे, मिरर से टकराई और वह दूसरे रास्ते से क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब प्रकाश गई, ये एक प्रकार का परावर्तक सतह हो गया और उससे टकरा के वो दूसरे रास्ते से क्या हो गई, उसी माध्यम में वापस हो गई। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आप गेंद वाले एग्जाम्पल को यदि आप ध्यान से सोचेंगे, क्योंकि वो तो खेलते हैं, बच्चे लोग हैं वो ज़्यादा खेलते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आप ना दीवार पे गेंद फेंकते हो और गेंद फेंकने के बाद वो गेंद पुनः क्या आ जाती है, आप ही के पास वापस आ जाती है, लेकिन दूसरे रास्ते से वापस आ जाती है। तो उसी घटना को हम लोग क्या बोल देंगे, परावर्तन। और वही चीज़ यदि प्रकाश के द्वारा हो रही है, प्रकाश जा रही है किसी परावर्तक सतह से टकरा के पुनः दूसरे रास्ते से वापस आ रही है, तो हम उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब तो ये हो गया, मान लो कि ये ऐनक है तो ऐनक को हम लोग बोलते हैं ये कौन सा सतह हो गया, परावर्तक सतह। कौन सा सतह हो गया, परावर्तक सतह। और ये प्रकाश की किरणें गई, इनसे टकराई और पुनः दूसरे रास्ते से उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस हो गई। यही घटना क्या कहलाया, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, ठीक है ना, परावर्तन के प्रकार। अगला टॉपिक हम लोग इसी में लेते हैं, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हम ना सबका इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग भी ना साथ में इंग्लिश लिखिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 10th क्लास में इंग्लिश में फेल हो या पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिहार बोर्ड में फेल हो या पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 10th के लिए है। जो ही हम लोग 10th क्रॉस करते हैं 11th 12th में इंग्लिश बहुत कंपलसरी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी में आने लगती है। जब कोई बंदा बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो उसे सारा चीज़ इंग्लिश में कवर करना होता है, तो वहाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो यदि हिंदी के साथ साथ आपको अंग्रेजी लिखाया जा रहा है, अंग्रेज नहीं बनना है लेकिन जानना है, साथ में उसको क्या करना है, लिखते रहना है, जानना है कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कि कोई बोले तो ऐसा नहीं हो कि नहीं हम अंग्रेजी से वंचित हैं, हमको ये भी नहीं पता, अंग्रेज नहीं बनना है परंतु साथ में लिखना है, ठीक है। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक है बच्चों। अंग्रेजी होता है इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। इसका अंग्रेजी होता है इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी का दूसरा नाम भी है, उसको तो विसरित परावर्तन। नियमित और अनियमित इसलिए लिख दिए कि पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा, याद करने में आसानी होगा। विसरित परावर्तन, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, विसरित परावर्तन, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। बहुत आराम से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और हमको उम्मीद है कि आप लोग समझते भी होंगे
और यदि कहीं भी डाउट होती है, समझ में नहीं आती है, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर ये बातें समझ में नहीं आई, सर वो बातें समझ में। वैसे तो हम टुकड़े टुकड़े में बहुत आसान वे में करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या देखते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन क्या होता है, ठीक है बच्चों। रेगुलर, नियमित परावर्तन, पहला नंबर नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, पहले हम लोग ना फोटो देख लेते हैं और उसके बाद इसके परिभाषा को क्या करेंगे, नियमित। नियमित परावर्तन क्या होता है? अभी जो हम लोग ये परावर्तन पढ़िए, दो प्रकार के सतह पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे समतल सतह पे और एक पढ़ेंगे रुखरा सतह पे, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बोर्ड कैसा सतह है, समतल सतह है, ठीक है। और यदि कोई दीवार है, दीवार मतलब वैसा दीवार जो कि प्लास्टर नहीं किया हुआ, जिसमें केवल ईंट ही लगे हुए हैं, ठीक है। और या तो सड़क है जहाँ पे मतलब पत्थल वत्थल है, ईंट वीट है, तो उस प्रकार के सतह को, या दीवार ही ले लो, दीवार जिस पे प्लास्टर नहीं किया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा सतह है, रुखरा सतह, ठीक है। तो नियमित परावर्तन किस पे होता है? जो प्लेन सतह होता है, जो समतल सतह होता है, उस पे कैसा परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है। और जो रुखरा सतह होता है उस पर अनियमित परावर्तन होता है। तो बच्चों अभी हम डायग्राम के माध्यम से ही पहले हम लोग देखने का कोशिश करेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है, और वहीं से हम लोग डेफिनेशन को बनाएंगे, ठीक है। मान लेते ये अपना एक समतल सतह है, मान लिए ये अपना एक क्या है, समतल सतह, ठीक है ना। दिस इज योर समतल सतह, ठीक है। ये हो गया समतल सतह, समतल सतह। मान लिए इस पे एक कोई किरण आ रही है, और ठीक है, एक किरण आई और परावर्तित होकर के क्या हो गई, चली गई, ठीक। फिर दूसरी किरण आई और ये भी परावर्तित होकर के क्या हो गई, चली गई। तो हम क्या देख रहे हैं, भावनाओं को समझिएगा कि ये जो फर्स्ट किरण है और ये जो सेकेंड किरण है, ये आपस में क्या है, समानांतर है। ये आपस में क्या है, समानांतर है। तो नियमित परावर्तन का ये गुण है कि परावर्तन के बाद जो भी किरणें होगी वो सारी की सारी आपस में क्या होएगी, समानांतर होएगी। मान लीजिए ये तीसरा किरण है और ये परावर्तित हुई, तो ये भी आपस में क्या हो गए, समानांतर, ठीक है। तो नियमित परावर्तन किसे कहेंगे भाई? मतलब वैसा परावर्तन जिसमें आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपस में क्या हो, समानांतर हो, ठीक है ना। उसी प्रकार के परावर्तन को हम लोग कौन सा परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन। देखिए ये इसके समानांतर है, और ये परावर्तित किरणें हो गई जो कि सभी आपस में क्या है, समानांतर है। तो इसी प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। दिस इज योर आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हो गया अपना कौन सा भाई बोलिए, परावर्तित किरण, ठीक है ना। और ये सभी आपस में क्या है, समानांतर है। तो हम लोग इसका परिभाषा बना सकते हैं नियमित परावर्तन का। वैसा परावर्तन, यहीं पे लिख देते हैं, वैसा परावर्तन जिसमें आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपस में समांतर हो, आपस में समांतर हो, ठीक है बच्चों। तो वही परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन, ठीक। दूसरा कंडीशन मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियमित परावर्तन के लिए परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, तो समतल होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गया कि नियमित परावर्तन के लिए, नियमित परावर्तन के लिए परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको लिख लीजिए। ये हो गया आपका नियमित परावर्तन, समतल सतह, ठीक। ये हो गया परिभाषा। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा नंबर देख रहे हैं, कौन सा, अनियमित परावर्तन। केवल इसमें और लगा दे रहे,
क्या देख रहे हैं, अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो अनियमित परावर्तन को पहले हम लोग डायग्राम से देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई रुखरा सरफेस, ये समतल नहीं है, रुखरा सरफेस, और ये किरणें आई। ठीक, एक किरण आई और रुखरा सतह है, इसका कोई मान लो ये इधर चली गई। ठीक है ना। दूसरा किरण आई, इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये इसके समानांतर ही जाएगी, ये मान लो ऐसे चली गई। ठीक है ना। तो हुआ क्या, ध्यान से देखिए, किरणें तो आ रही है समानांतर, किरणें आ रही है समानांतर। ठीक है, लेकिन परावर्तित होने के बाद, दीज आर परावर्तित किरणें, ये भी है परावर्तित किरणें और ये भी है परावर्तित किरणें। ठीक है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद जब परावर्तित किरणें आपस में समानांतर नहीं होती है तो उसी प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। ये हो गया तुम आपका आपतित किरण, कौन सा किरण भाई, आपतित किरण। और ये हो गया रुखरा सरफेस, रुखरा सतह, पता नहीं बड़ा होगा, रुखरा सतह, रफ सरफेस, रफ सरफेस। इसके अंग्रेजी को हम लोग आगे देखेंगे अभी, इसीलिए यहाँ पर हम लोग नहीं लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो गया, अनियमित परावर्तन का परिभाषा क्या हो गया, वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें, जिसमें परावर्तित किरणें आपस में समानांतर नहीं हो, आपस में समानांतर नहीं हो। ठीक है ना। तो उस प्रकार की परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहेंगे, अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन होने के लिए कैसा सतह होना चाहिए, सतह रुखरा होना चाहिए, सरफेस क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए। ठीक है ना। अनियमित परावर्तन के लिए, अनियमित परावर्तन के लिए सतह रुखरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रुखरा होना चाहिए। मतलब वह रेगुलर नहीं हो, मतलब इस बोर्ड के जैसे प्लेन नहीं हो, या ये जो दीवार है प्लस्तर किया हुआ दीवार है, ऐसा दीवार क्या हो, नहीं हो, खुरदुरा हो। जैसे यदि इस पर प्लस्तर नहीं किया रहे, केवल क्या लगा रहेगा, ईंट लगा रहेगा, तो हम उसको बोल देंगे वो सरफेस कैसा है, रुखरा सरफेस है। और उस प्रकार के सतह पे कैसा होगा, अनियमित परावर्तन। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप परावर्तन को समझ लिए होंगे। क्या क्या पढ़े अभी, परावर्तन पढ़े, परावर्तन के प्रकार पढ़े, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं परावर्तन के नियम। किस पे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके किरण आरेख को पहले समझते हैं। किसको समझते हैं, उसके किरण आरेख को। ठीक है बच्चों, हम दूसरा कलर का मार्कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग किसको देख रहे हैं, सबसे पहले किरण आरेख को देख लेते हैं। और उस किरण आरेख में जो भी टर्म्स आएंगे, नए नए टर्म्स, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नियम को देखेंगे। नियम बहुत ही क्या है, छोटा है। ठीक है बच्चों, तो किरण आरेख, ठीक है, किरण आरेख मतलब रे डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी प्रकाश की किरणों के मदद से जो भी डायग्राम बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, किरण आरेख। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए, मान लीजिए ये अपना एक परावर्तक सतह है। ये क्या है, अपना एक परावर्तक सतह, लिख लेते हैं। ये क्या है, परावर्तक सतह। सबका अंग्रेजी हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी अंग्रेजी जानिएगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंग्रेज नहीं बनना है, हम बार बार बोल रहे हैं,
लेकिन जानना है, क्योंकि 10th के बाद जो भी बच्चे बाहर जाते हैं उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गए हैं, वो सभी हमसे अपने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, परावर्तक सतह। ठीक, मान लेते हैं कि रह गई। ठीक है, कोशिश करेंगे सीधा डायग्राम बनाने का, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है ना, मान लेते यहाँ से एक रह गई। ठीक, और परावर्तक सतह पे टकराई, और यहाँ से टकराने के बाद ये क्या हो गई, वापस उसी माध्यम में परंतु दूसरे रास्ते से लौट गई। ठीक है, तो यही घटना क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पे ना हम एक नॉर्मल डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं, और वो अभिलंब ना वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। इसीलिए इस अभिलंब को हम लोग डैश 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 लाइन से दिखाएं, मतलब टुकड़े लाइन से दिखाएं। ठीक है, ये हो गया अभिलंब। और अभिलंब होता नहीं है, ये हम लोग इस नियम को समझने के लिए बीच में अपने मन से अभिलंब को डाल रहे हैं। वो इमेजनरी है, मतलब हम लोग इमेज कर रहे हैं, वो रियली में है नहीं। इसीलिए हम लोग इसको किस लाइन से दिखाएं, टुकड़ा लाइन से दिखाएं। ठीक है, जो किरण परावर्तक सतह पे आपतित होती है उसका नाम है आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। सबको हम लोग लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे। अंग्रेजी होता है इसका इंसिडेंट रे। ठीक है ना, और जो किरण परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है बच्चों, और एक होता है अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण भाई, आपतन कोण। अंग्रेजी होता है इसका इंसिडेंट एंगल। क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। और इसको डिनोट करते हैं किससे, आई से। और ये वाला जो कोण, देखिए दोनों सेम सेम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन भावनाओं को समझिएगा कि दोनों कोण क्या है, सेम है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण, दैट इज परावर्तित, गलत हो गया, सॉरी, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है बच्चों, और इसको किसे डिनोट करते हैं हम, आर से। ठीक, तो सभी टर्म्स को एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के डायग्राम बना लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, डायग्राम नहीं मिटाना है क्योंकि हमको तो आगे नियम को भी तो दिखाना है ना। तो यहाँ पर हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग साथ साथ में लिखने का कोशिश कीजिएगा। आपतित किरण, पहला नंबर क्या है, आपतित किरण। ठीक, लिखिए, परावर्तक सतह पे आने वाली किरण को, परावर्तक सतह पे आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि परावर्तक सतह पे जो किरण आती है उसको कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं क्या है, परावर्तित किरण। सबका अंग्रेजी हम लोग वहाँ लिख दिए हैं, फिर से नहीं लिखने का जरूरत है। परावर्तित किरण, तो इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, इसके परिभाषा को लिखते हैं कि परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का है आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं, देखिएगा।
अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, किसको को? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, क्या बोलते हैं भाई? आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा, इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि इस साइड का यदि लिख लिए हैं तो हम इन सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? मिटा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्या है? परावर्तन कोण। आपतन कोण हम लोग देख लिए, दूसरा नंबर अब क्या देख रहे हैं? परावर्तन कोण। चौथा नंबर हो गया ना ये टर्मिनोलॉजी, परावर्तन कोण। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ के लिखें। क्या होगा बोलो? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, और इसके बीच जो कोण बन रहा है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, परावर्तन कोण। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहेंगे? बोलो भाई, परावर्तन कोण कहते हैं। इसका लिख लीजिएगा, इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। कोण आर इस तरीके से दे दीजिएगा और कोण आई इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अगला नंबर है अभिलंब। अगला क्या है? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? ठीक है ना, परावर्तक सतह के बिंदु पर खींचे गए काल्पनिक लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, परावर्तक सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और यह काल्पनिक होता है, इसीलिए हम लोग इसको टुकड़ा वाला लाइन से क्या करते हैं? दिखाते हैं। परावर्तक सतह क्या होता है? तो लिख लीजिए, परावर्तक सतह वैसा सतह जिस पे परावर्तन की क्रिया होती है, वैसा सतह जिस पे किसकी क्रिया होती है? परावर्तन की क्रिया होती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तक सतह। या तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैसा सतह जिस पे प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो ये बात लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं परावर्तन के नियम। इस पे परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। तो हम लोग ना इधर ही मिटा लेते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम। ठीक, ये तो नॉर्मल तो आप लोग लिखे ही होंगे। ठीक है ना, हम अब छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं भाई? परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, पहले ना उन नियमों को समझना है, उनके बाद क्या करना है? उसको लिखना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। परावर्तन के नियम में आपतित किरण हो गया ये, परावर्तित किरण हो गया ये, और ये अभिलंब हो गया। ठीक है ना, ये अभिलंब हो गया। तीनों देखिए तो 1 2 3 तीनों एक ही बिंदु पे है ना, है कि नहीं है? या तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होता है। देखिए तो सारा का सारा एक ही सतह पे है ना, एक ही परावर्तक सतह पे है ना। तो यही हो गया परावर्तन का पहला नियम। देखिए, ये मान लीजिए सतह है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया डाला गया अभिलंब। तीनों देखिए तो मेरे हाथ पे दिख रहा है ना। अब मान लीजिए कि मेरा हाथ क्या है? सतह है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है? एक ही सतह पे स्थित है। यही है परावर्तन का पहला नियम। यही क्या है? परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है।
तीनों एक ही समतल पे होता है, तीनों एक ही समतल पे होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम तो बउआ वाला नियम है, बच्चा वाला बात है कि नहीं। ये जो आपतन कोण है I और ये जो परावर्तन कोण है R, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन। तो हम इसी को लिख सकते हैं कोण I बराबर कितना, कोण R। यही हो गया परावर्तन का नियम। ठीक है बच्चों, तो परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल पे होता है या तो एक ही बिंदु पे होता है। और आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट्स भी बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समतल दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, समतल, ये तो और आसान है कि नहीं। और हम इस पे एक रे भेज रहे हैं जो कि लंबवत भेज रहे हैं, जो क्या भेज रहे हैं, लंबवत। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, इसको देखिएगा, ये टर्म्स ना आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। समतल दर्पण अंग्रेजी होता है इसका प्लेन मिरर। ठीक है ना बच्चों, ठीक, प्लेन मिरर। अब मान लेते हैं कि इस पे ना हम एक रे भेज दिए जो कि कितने के साथ, इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समतल सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो हम मान लीजिए ये मेरा अभिलंब है, हम मान लीजिए ये मेरा क्या है, अभिलंब, वो जो इमेजिनरी अभिलंब था। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी अभिलंब पे हम एक किरण को क्या भेज दिए हैं, लंबवत भेज दिए। क्या भेज दिए हैं, लंबवत। तो मान लीजिए ब्लू कलर वाला ना अपना ये रे है, ये क्या है, रे है। और यदि जो भी किरण सतह पे जाती है, आपतित होती है, तो उसको हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं, बोलिए, आपतित किरण। ये मान लिए कौन सा किरण है, आपतित किरण। ठीक है, और अभी आप हमको ये बताइए कि ये जो आपतित किरण जा रही है, ये इस लंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये लंब के साथ ये आपतित किरण ना मतलब 0 डिग्री का कोण बना रही है। कितने कोण बना रही है, 0 डिग्री। हम तो बोल सकते हैं क्योंकि ये इसी पे लग जा रही है, लंब पे ही जा रही है। ठीक है, तो परावर्तन का नियम होता है कि अभी दूसरा नियम आप देखिए कि कोण I बराबर कितना होता है, कोण R। दूसरा नियम यही नहीं बोलता है कि आपतन कोण का मान किसके बराबर, परावर्तन कोण के बराबर। तो यदि कोई भी किरण 0 डिग्री से यदि समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के नियम से उसका परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 0 डिग्री ही होगा। तो हम ये बोल सकते हैं यदि कोई भी किरण 0 डिग्री से दर्पण पे गई है, तो वह जो परावर्तित होगी तो वो भी कितने के कोण से हो जाएगी, ये हो गया परावर्तित किरण, और वो भी कितने के कोण से हो जाएगी, R बराबर की भी कितने डिग्री, 0 डिग्री ही। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब हुआ, शॉर्टकट में समझाने का ये मतलब हुआ कि यदि कोई भी समतल दर्पण पे किरण लंबवत पड़ेगी, तो वह उसी रास्ते से पुनः क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो वह उसी रास्ते से पुनः क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो ये किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। तो हम लोग कैसे इसको देखें, मान लिए ये लंब था और लंब पे ही हम लोग किरण क्या किए, आपतित किए। ठीक, तो लंब के साथ आपतित किरण का मान कितना डिग्री का है, तो 0 डिग्री का है। परावर्तन का नियम बोलता है कि आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन के बराबर। परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है आपतन कोण का मान किसके बराबर, परावर्तन कोण के मान बराबर। तो आपतित किरण में जो आपतन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। इसका मतलब है कि परावर्तित किरण जो परावर्तन कोण बना रहा होगा वो भी कितने डिग्री का बनाएगा, 0 डिग्री का ही। तो 0 डिग्री बनाने के लिए उसको उसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसी बात से यह बात सिद्ध होती है कि यदि हम किसी भी समतल दर्पण पे किरण को लंबवत भेजते हैं, तो पुनः वह उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है बच्चों, तो यही था अपना समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं समतल दर्पण पर, लिखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद
उसी पथ पर वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखिए तो लौट रही है ना, लौट जाती है। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे ना अपने लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग पूरी वीडियो को देखें, बहुत अच्छी तरीके से देखें और बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। और यदि कहीं भी डाउट होता है तो हमसे ज़रूर कमेंट में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।